नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है आईडीबीआई बैंक। देखिए आईडीबीआई बैंक के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँगा। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का बहुत सारे कमेंट्स था, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। जैसे देखिए पहले मैंने आपको बताया कि मैंने किस लेवल में एंट्री लिया था, वो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगा। देखिए मैं मेरा जो एंट्री बना था, कुछ इस तरीके से बना था। आप देखेंगे तो पहले एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। तो कप विद हैंडल पैटर्न्स बना और उसके बाद फाइनली इस लेवल को क्या हुआ ब्रेकआउट किए। और ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा-सा ऊपर गया और उसके बाद देखिए ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी यहाँ पे हुआ। और जब भी रीटेस्ट किया तब मैंने एंट्री लिया था और जब एंट्री बना था तब भी मैंने आपके साथ शेयर किया। और अभी इस एंट्री बनने के बाद आपको देखिए धीरे-धीरे करके वो यहाँ पे एक ही रेंज के अंदर एटलीस्ट मैं एक बार मार्किंग करके देख लेता हूँ। इस एंट्री लेवल से अगर मैं इस लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 138 डेज़ मतलब आपको इंतज़ार यहाँ पे मतलब इस जगह पे मुझे इंतज़ार करना पड़ा एटलीस्ट 4 मंथ्स। 4 मंथ्स के बाद देखिए सिर्फ एक ही मंथ के अंदर-अंदर कंपनी टारगेट को अचीव किया, ऑलमोस्ट टारगेट को अचीव किया। तो देखिए टाइम पीरियड टोटली अगर देखा जाए तो एंट्री लेवल से अगर जब एंट्री बना, उस लेवल से यहाँ तक मैं अगर देखूँ तो ऑलमोस्ट 140 डेज़ मतलब अ, आप बोल सकते हैं कि 5 मंथ के अंदर-अंदर कंपनी ने टारगेट के मतलब टारगेट को अचीव किया। अभी देखिए टारगेट जिस तरीके से बना, वो 54% के आसपास टारगेट बना था और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, मैंने इस कंपनी के ऊपर एंट्री क्यों लिया, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए किस तरीके से एंट्री बना वो तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। जब भी कुछ कंपनीज़ के ऊपर इस तरीके से एंट्री बनता है, तो प्लीज़ उसको ज़रूर प्रीवियस डेटा के हिसाब से मैच कराना। अगर सही लगे कि हाँ, पैटर्न्स ठीक है, ठीक-ठाक ब्रेकआउट हुआ है और उसके साथ-साथ फाइनेंशियल डेटा भी ठीक है। जैसे फाइनेंशियल डेटा से आपको दिखना क्या है, मैं आपको एक बार बता दूँ, इसका जो फाइनेंशियल डेटा है, वो अगर देखेंगे तो बैंकिंग कंपनी में आपको आरओई देखना है। तो आरओई अगर 10% के ऊपर है, तो ठीक है और कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर 10% के ऊपर, 15% के ऊपर है, तो ठीक है। तो दोनों में ही पॉजिटिव देखने को मिला और लास्ट जो कंपनी का क्वार्टर गया है, वो 5,200 करोड़ से 6,500 करोड़ तक कंपनी का सेल्स को इंक्रीज़ किए। इंटरेस्ट भी पेमेंट किए और उसके साथ-साथ एक्सपेंस जो 950 करोड़ से 1,500 करोड़ तक बना। मतलब नेट प्रॉफिट 950 करोड़ से 1500 करोड़ तक देखने को मिले। एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होता देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के ऊपर एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर के बाद आप देखेंगे तो अ, पब्लिक के पास होल्डिंग है, बाकी इंस्टीट्यूशन के पास कुछ होल्डिंग नहीं है। तो प्रोमोटर के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो आप, तो प्रोमोटर के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स होने के पीछे एक ही रीज़न है कि इसका जो प्रोमोटर है वो 2 बड़े गवर्नमेंट कंपनी है। एक है एलआईसी और दूसरा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब चलो एक बार मैं आपको दिखा ही देता हूँ। प्रोमोटर के पास जाएँगे तो लाइफ इंश्योरेंस और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दोनों के पास ही सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है। और दोनों ने ही कंटिन्यू कर रहा है, उसके साथ-साथ देखिए म्यूचुअल फंड को जब भी मौका मिला, वो कुछ क्वांटिटी ऐड किया और एफएस को जब मौका मिला, वो भी कुछ क्वांटिटी ऐड किया। क्योंकि प्रोमोटर माल बेचेंगे नहीं, तो इस कंपनी के ऊपर बाकी इंस्टीट्यूशन बाय कहाँ से करेंगे? तो ये बात भी आपको समझना पड़ेगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर अ, अभी भी बुलिश हूँ। आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है सुज़लॉन। देखिए इस कंपनी के ऊपर हर जगह पे चर्चा हो रहा है, हर लोग मुझे कमेंट्स करते चले जा रहे हैं कि सर स्विट्ज़रलैंड के ऊपर क्या करूँ? क्या लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर होल्ड करूँ? क्या शॉर्ट टर्म के ऊपर ट्रेड लूँ? देखिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों अलग चीज़ होते हैं। शॉर्ट टर्म में जो हम लोग ट्रेड लेते हैं वो बेसिकली फंडामेंटल, फाइनेंशियल और टेक्निकल तीनों चीज़ को देख कर लेते हैं और लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए टेक्निकल देखने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो लोग दिखते हैं वो अलग बात है। मैं टेक्निकल ना देखकर काम करता हूँ। मैं सिर्फ़ कंपनी का फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल को चेक आउट करके काम करता हूँ। तो क्या सुज़लॉन फ्यूचर में एक मल्टी बिगर कंपनी बन सकते हैं? देखिए इसका 2 रीज़न आपको ज़रूर समझना पड़ेगा। पहली बात, गवर्नमेंट अगर इस सेक्टर को पुश करे, तो ऑब्वियसली वो आगे बढ़ेंगे। जो अभी इस कंपनी का हालत देखने को मिला है, क्योंकि इस कंपनी का प्राइस एक एक टाइम ₹2 के नीचे चला गया था और आज ₹50 के आस-पास चल रहा है। तो ये ₹2 से 50 तक क्यों आया? क्योंकि गवर्नमेंट इसको पुश किया। गवर्नमेंट इस सेक्टर को पुश किया क्योंकि ग्रीन प्रोजेक्ट जो है,
ग्रीन एनर्जी जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस रखे है और सुज़लॉन इंडिया के नंबर 1 विंड प्रोजेक्ट बनाने वाला कंपनी है। विंड प्रोजेक्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर कोई कंपनी पावर जनरेट कर रहा है, वो है सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड। तो चलो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, इंडिया में ही पूरा का पूरा बिज़नेस है, बाकी यूरोप्स में कुछ बिज़नेस है और अदर्स में कुछ बिज़नेस है और टोटली 62% विंड जो टरबाइन है, उसके माध्यम से ही कंपनी पावर जनरेट कर रहा है। उसके बाद आप देखेंगे तो ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस उसके ऊपर 31% और इंजीनियरिंग सेगमेंट में कंपनी के ऊपर 5.51% के आसपास देखने को मिला। तो अच्छा खासा एक हाई ग्रोथेबल कंपनी तो अभी धीरे-धीरे करके बनते चले जा रहे हैं क्योंकि इसका मैनेजमेंट किस तरीके से इसको डिसीजन लिया वो मैं आपको बता दूँ कि बैलेंस शीट अब अगर आप देखेंगे तो कंपनी की जो एक टाइम कर्जा था 17,000 करोड़ के आसपास, वो घट के आज हो गया सिर्फ 145 करोड़ के आसपास। तो 17,000 करोड़ से 145 करोड़ कहाँ से आ गया? क्योंकि कंपनी का जो रिजर्व था, वो रिजर्व को धीरे-धीरे करके बेच दिया और रिजर्व बेचने के बाद जो कर्जा था, उसको सबसे पहले मिटाया। और इसीलिए कंपनी का रिजर्व देखिए, इस बार प्रॉफिट भी हुआ और रिजर्व भी बढ़ा। नहीं तो पहले आपको कंटिन्यूअसली नेगेटिव देखने को मिलेगा। बाकी कंपनी के फिक्स्ड एसेट भी बेचा गया। जैसे 12,000 करोड़ के 13,000 करोड़ के आसपास फिक्स्ड एसेट हुआ करता था। आज वो फिक्स्ड एसेट सिर्फ 800 करोड़ हो गया। तो वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा एक्चुअली कंपनी के एसेट बेचकर बोरिंग्स को पहले मिटाया गया। क्योंकि कंपनी मैनेजमेंट का यही कहना है कि अगर कर्जा सामने रहे तो कंपनी कभी भी आगे बढ़ नहीं सकती। क्योंकि कंपनी का जो मेन सबसे ज़्यादा दिक्कत पॉइंट है वो है कर्जा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैंने एक ट्रेड लिया था। वो ट्रेड अभी भी कंटिन्यू है। वो कहाँ पे है? देखिए कप विथ हैंडल पैटर्न्स बना और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट कंफर्मेशन यहाँ पे हो गया। तो कंफर्मेशन होने के बाद मैं आपको हमेशा बोलता हूँ अगर जो मेरा टारगेट है, उस टारगेट के 50% के आसपास मेरा ब्रेकआउट लेवल देखने को मिले तो मैं इंतज़ार करूँगा। तो जब भी वो रिटेस्ट करेगा, टारगेट होने से पहले अगर रिटेस्ट करेगा, तो मैं एंट्री लूँगा और फाइनली मेरे एंट्री बन चुके हैं। उसके बाद देखिए कंपनी अगर इस लेवल तक गए, हायर लेवल मतलब कहाँ तक? करीबन 54 के आसपास, तो मेरा टारगेट जो बनेगा वो 23% के आसपास। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा ये आपका कोई टारगेट नहीं है, मैं आपको कोई टारगेट नहीं दे रहा हूँ। मेरा खुद का जो एंट्री है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैंने क्यों एंट्री लिया, वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस धीरे-धीरे करके अच्छा होता हुआ देखने को मिला है। क्योंकि इस बार कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया, जो पिछले सालों को भी बीट किया, पिछले क्वार्टर्स को भी बीट कर पाए। तो इस बेसिस में मैंने एंट्री लिया। बाकी आप किस तरीके से इस कंपनी को सोचते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है, उसका नाम है आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए, आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के ऊपर सबसे मज़ेदार बात यही है कि इस कंपनी के ऊपर भी एक कफ विथ डबल हैंडल पैटर्न बना। तो कोई भी कंपनीज़ के ऊपर अगर कप के बाद 2-3 बार अगर हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, तो एक एक हायर पॉसिबिलिटी है, जब भी इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, तो वो टारगेट तक ज़रूर जाएगा। तो फाइनली देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया और उसके बाद देखिए डायरेक्टली वो टारगेट को अचीव किया। टारगेट कोई छोटा-मोटा टारगेट नहीं था, 26% के आसपास टारगेट था। तो एक बहुत शानदार टारगेट अचीव करने के बाद एक लंबा जर्नी हुआ। तो टारगेट अचीव होने के बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया और मैंने आपको ये भी बताया कि मैं इंतज़ार करूँगा इस टॉप लेवल का, क्योंकि यहाँ पे अगर फिर से रिकवरी करे और ज़रूर करेंगे। देखिए इस तरीके से कंपनी गवर्नमेंट जब रेलवे कंपनीज़ को पुश कर रहा है, तो आर्कॉन जैसे कंपनी को अच्छा खासा ग्रोथ मिलेगा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्ड हो रहा है और आर्कॉन मतलब इंटरनेशनल लिमिटेड जो है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं। चलो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ और भी आपको इसके बारे में जानकारी अच्छी तरीके से मिल जाएगा। अगर मैं बिज़नेस के बारे में बात करूँ देखेंगे, तो टोटल कंपनी का जो बिज़नेस है, वो देखा जाए तो इंडिया में ही चल रहा है 90% के आसपास और कंपनी की जो बिज़नेस है वो 90% रेलवे कंपनीज़ को रेलवेज़ कंपनीज़ के ऊपर प्रोजेक्ट सर्विसेज़ देते हैं और हाइवेज़ के ऊपर 7.9% और बाकी बिल्डिंग स्ट्रक्चर के ऊपर 1.6%। तो इंडिया में 93% के आसपास बिज़नेस कंपनी का चल रहा है और बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में साढ़े 6% के आसपास। तो कंपनी का ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है वो आप देख चुके हैं और जो लोग सोच रहे थे कि लगातार कंपनी भागते चले जा रहे हैं, क्या सही में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है? उसके लिए बता दूँ, कंपनी ने इस बार भी हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया और प्रॉफिट भी 190 करोड़ से 245 करोड़ तक पब्लिश कर चुके हैं। मतलब कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर एक कफ विद 100% फिर से बनने का कोशिश ज़रूर करेंगे। अगर बनेगा, तो मैं कुछ ट्रेड फिर से लेने वाला हूँ।
तो आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है डीआरसी सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड। जो कंपनी इसने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, वो है कंपनी का एक्स्ट्रा बेनिफिट, वो है बोनस। तो कंपनी फिर से 1 के बदले आपको 2 शेयर बोनस के हिसाब से देने वाला है और इसका डेट अनाउंसमेंट हो चुका है 27 ऑफ फरवरी। तो जो लोग मतलब जितने सारे व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर फ्रेश बोनस के लिए एंट्री लेना चाहते हैं, तो एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, सारी चीज़ों को आपके जो एडवाइज़र है, उसके साथ बातचीत करके काम करिए। मेरा काम था सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना, आपका काम है उसके ऊपर वेरीफ़ाई करके काम करना। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।